Hello students, welcome to your physics class. We are doing first unit of class plus 2, that is electrostatics, and today is its second lecture. In the first lecture we had studied various topics. What were that topics? First topic was what is electrostatics? Electrostatics क्या है? The study of stationary charges इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. फिर हमने चार्ज को डिफाइन किया था कि चार्ज क्या होता है. ठीक है, चार्ज क्या था? किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो या तो एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरे के द्वारा लगाई गई फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है. ठीक है रजे. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज की कितनी टाइप्स होती हैं? दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज कब होता था? व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और नेगेटिव चार्ज कब होता था? व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है रजे. फिर हमने ये पढ़ा कि हम चार्ज किस तरह से कर सकते हैं बॉडी को. मैथड्स ऑफ चार्जिंग. फर्स्ट वन वाज बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग. सेकेंड वन वाज बाय कंडक्शन एंड थर्ड वन वाज बाय इंडक्शन. कंडक्शन में हम डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते थे. बाय रबिंग वाले में भी डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है. और जो इंडक्शन वाला था उसमें बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के हम दूरी से ही बिना दो ऑब्जेक्ट्स को, दो मैटर को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाए दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. ठीक है रजे. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टडी किया था. क्या क्या थी? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, charge is conserved, charge is quantized, charge is additive, charge is associated with mass and charge is invariant. ठीक है राजे. और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, चार्ज और मास के बीच का जो डिफरेंस था वो आपने फाइंड आउट करना था. ठीक है, होप सो कि आपने फाइंड आउट किया होगा. जब भी हमारी मीटिंग होगी तो आई विल चेक योर नोटबुक्स. फाइन. तो कॉपी पेन उठाइए अपना, जरा नोट्स बनाने शुरू कीजिए, साथ साथ में लिखना शुरू कीजिए. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है कूलम्स लॉ. क्या है वो? कूलम्स लॉ. कूलम बेटे एक फिजिस्ट थे. उन्होंने, हमने क्या पढ़ा पिछले जो लेक्चर लगाया हमने उसमें स्टडी किया कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है. ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, एक दूसरे की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो कूलम ने उसके बारे में स्टडी किया कि वो फोर्स जो है उसका करेक्टर कैसा होगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा. तो उसने जब पूरा रिसर्च किया इसको तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है बिटवीन एनी टू चार्जेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं कूलम. क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, लिख सकते हो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance between them means दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. जैसे बेटे मेरे पास एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पर है कहीं Q2. ठीक है, तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है, चाहे वो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन का मतलब बेटे इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स और कैन बी रिपल्सिव फोर्स. अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव, जो भी होगा वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा. किन किन चीजों पे?
एक तो हमें क्या चाहिए बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट, ठीक है जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैंने लेट कर लिया कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस था वो कितना है बेटा जी, आर। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, आर। तो अब इसकी जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखेंगे तो वो क्या बनेगा रजे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा मैंने क्योंकि आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेते हो ना, ठीक है, तो इसी से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स जो है वो कम हो जाएगी और चार्जेस की वैल्यू बढ़ने से फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। दोनों को कंबाइन करो बेटे, दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो क्या बना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट क्या लगाया हमने, के, एंड दिस के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दिस के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है राजे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स फोर्स कांस्टेंट या अकेला कूलम्स कांस्टेंट भी लिखा रहता है। अब इसमें एक चीज और नोट करो, मैंने डेफिनेशन में एक चीज और लिखी है बेटे, क्या लिखा है, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। मतलब जो कूलम्स लॉ है ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड द चार्जेस एट रेस्ट, स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। मैं यहां लिख रही हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, छोटे चार्जेस मतलब, एंड चार्जेस शुड बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझते हो, यूनिफॉर्म मोशन समझते हो बेटे। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ सिर्फ उन्हीं चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर चार्जेस बड़े हो जाएंगे तब भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। अगर वो रेस्ट पे नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तब भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। इस चीज को बेटा याद रखना है। अब वापस आते हैं हम लोग अपनी स्टेटमेंट पे। हमने क्या स्टेटमेंट बनी हमारे पास, क्या फॉर्मूला बना, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बना हमारे पास, ठीक है बेटे। अब इसमें जो कांस्टेंट के है रजे, इसकी भी एक कहानी है ना। देखो क्या, ये जो कांस्टेंट के है इसकी जो वैल्यू है बेटे, ये डिपेंड करती है, मतलब ये चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि ये किसी चीज पे डिपेंड कर रही होगी, इसीलिए चेंज हो रही है। किस पे डिपेंड करती है, एक तो बेटे ये डिपेंड करता है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, कौन सा मीडियम बेटे, जो मीडियम दो चार्जेस के बीच में, जो दो चार्जेस को सेपरेट कर रहा है, उस मीडियम पे जो है इसकी वैल्यू एक तो डिपेंड करती है के की, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है बेटे, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है राजा। समझ में आई मेरी बात इतनी। के की वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब क्या है राजे, कि आप कैसा मीडियम जो है वो यूज कर रहे हो, किस तरह का मीडियम जो है आप वो यूज कर रहे हो, ठीक है। किस तरह का मीडियम, मतलब अगर आपने
दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो वैल्यूज कुछ और आएंगी, अगर एयर में रखा है तो वैल्यूज कुछ और आएंगी, वाटर में रखा है वैल्यूज कुछ और है, ऑयल में रखा है वैल्यूज कुछ और है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि आप अगर एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू डिफरेंट है, अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू कुछ डिफरेंट है। बात दिमाग में गई बेटे मेरी? ये आप सबको समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो के की वैल्यू डिपेंड करती है, मतलब ये दोनों चीजों में अगर कोई एक भी वेरी करेगी तो जो के की वैल्यू है वो भी वेरी कर जाएगी, जो के की वैल्यू है वो भी वेरी कर जाएगी। ठीक है रजे, आगे चलते हैं। अब के की वैल्यू है क्या और किस तरह से है, के की वैल्यू होती क्या है और किस तरह से है। देखो रजे, अगर हम लोग वैक्यूम ले रहे हैं, मीडियम क्या ले रहे हैं, मीडियम क्या ले रहे हैं बेटे हम, वैक्यूम, मीडियम क्या ले रहे हैं हम लोग, वैक्यूम ले रहे हैं। और हम सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, वैक्यूम या एयर भी ले सकते हो, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलमोस्ट सेम मानते हैं इनको। ठीक है, वैक्यूम या एयर। और अगर सीजीएस सिस्टम है देन इन सीजीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 1। बट अगर आप मीडियम जो है वही सेम ले रहे हो देन इन एसआई सिस्टम अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होगी राजे, 9 इंटू 10⁻⁹। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। बात दिमाग में गई बेटा, समझ में आई ये चीज, 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यूज जो है बेटा कैलकुलेट करी गई हैं बहुत सारे पैरामीटर्स से। कैसे, देखो जो के है ना रजे, इसका यूनिट में लिखती हूं, अभी मैं यहां पे जो फॉर्मूला लिखूंगी उसके बाद हम उसका यूनिट बनाते हैं। के चलो पहले यूनिट ही बना लेते हैं। के का यूनिट बनाना होगा तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा ऊपर के जो एफ है हमारा, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही लिखा था ना हमने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के लिए यूनिट बनाना, के को एक तरफ छोड़ो, ये क्या बन गया, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। एफ का यूनिट क्या होता है बेटे, न्यूटन। ये क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम। तो यूनिट क्या बना इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ऐसा सीजीएस सिस्टम में क्या आएगा, न्यूटन की जगह पे डाइन, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और कूलम की जगह पे स्टैट कूलम। ये इस चीज को हम आगे पढ़ते हैं। आपने न्यूटन और मीटर की जगह पे तो पढ़ रखा है सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होते हैं। फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है बेटे, डाइन। और जो डिस्टेंस है उसका क्या होता है, सेंटीमीटर। और जो चार्ज है उसका होता है बेटे स्टैट कूलम। हम इसको इसी टॉपिक के एंड में इसको स्टडी करेंगे इस चीज को। ठीक है बेटा जी। अब देखो राजे, एक तो ये चीज आ गई कि इसके ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। ठीक है, के का ये यूनिट होता है। अब वैसे जब हम के की वैल्यू लिखते हैं, जो के की वैल्यू है राजे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है के की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप 4 को भी जानते हो, फेमिलियर हो, पाई से भी आप फेमिलियर हो। आप एप्सिलॉन नॉट से फेमिलियर नहीं हो, आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है बेटे, जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है बेटे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है राजेश, अच्छा जी। अब बोलोगे मैम ठीक है, तो आपने नाम बता दिया, इसका मीनिंग क्या बना। देखो बेटे इसके नाम से इसका मीनिंग पता चल रहा है, परमिटिविटी। परमिटिविटी में से परमिट करना, कौन परमिट करेगा, मीडियम। किसको करेगा, चार्जेस को परमिट करेगा। किसके लिए, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए। तभी हमने बोला कि हर मीडियम के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज होती है। क्यों, क्योंकि के जो है उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी, उस पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी मतलब मीडियम कितना परमिट करेगा फोर्स, चार्जेस के बीच में फोर्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। बात दिमाग में गई बेटे।
ठीक है, तो इसका नाम रख दिया हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों बोला? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है राजे, समझ में आई इतनी बात? तो हम लोग अब एफ के लिए फॉर्मूला अब ये भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी कूलम्स लॉ है, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, के की वैल्यू पुट कर दी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बात दिमाग में गई बेटे? ठीक है, होप सो सबको समझ में आया होगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटे, इसकी वैल्यू होती है रजे, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट क्या होगा? सोचो, मैं लिखूंगी और बाद में एनालाइज करना कि आपने सही बोला था या नहीं। इसका यूनिट क्या होगा? देखो, के और एप्सिलॉन नॉट, ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट, इसका तो कोई यूनिट है नहीं। अगर के का यूनिट ये है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसका उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1/4 पाई के। तो 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ पे के का यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे पावर्स जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगी। मतलब ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर, वहां पे पर था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, समझ में आई ये चीज? ठीक है। अच्छा बेटे, एक चीज और, पहले इसको थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज कर लो। इस चीज को आपने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ आपने स्टडी किया, और फिर आपने क्या पढ़ा कि जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है राजे, आगे चलते हैं। अब देखो, हम जो बेटा कूलम्स लॉ में पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कूलम्स लॉ में हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछली वेद जो क्लासेस थी आपकी, उसकी आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप लोगों को सबको पता है सॉरी, आप लोगों को सबको पता है कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है फोर्स बेटे? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स जो होती है। ठीक है, तो अगर हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इट विल बी मोर बेटर, मोर कन्वीनियंट अगर हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें। तो इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं बेटे हम लोग। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा जी, देखो राजे, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, ये मेरे पास एक चार्ज है यहां पर Q1 और एक चार्ज है बेटे सपोज यहां पर Q2। ठीक है बेटे, ये यहां से ओरिजिन से ये वेक्टर और इसके ओरिजिन से ये एक वेक्टर, ये क्या कहलाएगा? +1 में आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े, उसमें आपने अच्छे से स्टडी की थी ये चीज। ये ओरिजिन से जो वेक्टर आप बनाते हो किसी पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। तो इसका मैंने नाम रख दिया R1 और इसका नाम क्या रख दिया? R2। R1 क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड R2 क्या हो गया बेटे? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है बेटे, मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ में। दो चार्जेस लिए तो पता चल गया, 2 पॉइंट चार्जेस। R1 वेक्टर क्या है बेटे? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 and similarly R2 is position vector of charge Q2। ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 to Q2,
अब यहां से अगर मैं यहां ये वेक्टर बनाती हूं तो ये वेक्टर क्या कहलाता होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर क्या कहलाता होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने इसको क्या लिख दिया? R12। कहां से कहां लीड कर रहा है ये? Q1 से Q2 की तरफ। कहां जा रहे हैं हम? 1 से 2 की तरफ। मैंने क्या लिखा? 1 2। अगर मैं 2 से 1 की तरफ जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? 2 1। याद है बेटे ये चीजें? पिछली क्लास की चीजें हैं ये, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब आपने वेक्टर्स पढ़े थे +1 में। ठीक है, तो R12 क्या है? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 to Q2 इज R12 वेक्टर, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? R2 माइनस R1। सिमिलरली वेक्टर लीडिंग मतलब यहां से शुरू हो रहा है, Q2 to Q1 इज R21 वेक्टर, और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? R1 माइनस R2। जैसा लिखते हैं फाइंड आउट करने के लिए उससे उल्टा, R12 लिखा तो फाइंड आउट करने के लिए माइनस कैसे करके पीछे वाले से शुरू करेंगे, R2 माइनस R1। इसमें देखो बेटे R1 माइनस R2, तो जनरल सी चीज थी इसके बारे में। अच्छा, अब कोई वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होती हैं हमेशा। कौन कौन सी दो चीजें होती है बेटे? एक तो उसकी डायरेक्शन, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये देखो, ये मैंने वेक्टर लिखा है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। यही मतलब है ना कि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ये चीजें मैं इसलिए लिख रही हूं कि मुझे नहीं पता आपको +1 का कितना याद है। वैसे जिसने +1 अच्छे से की है उसको ये सब कुछ मुझे लगता नहीं मुझे बताने की भी जरूरत होगी, वो डायग्राम देख के अपने आप से समझ लेगा। ठीक है, फिर भी बेटा मैं बता रही हूं कि ये चीजें होती हैं, ये आपने +1 में वेक्टर्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड R12 ऐसे लिख देते होते हैं मैग्नीट्यूड को, या फिर कैसे लिख देते होते हैं? ऐसे वेक्टर डाल के मॉड डाल देते होते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया इसको सिंपली। सिमिलरली एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर इज R21। ठीक है बेटे, और डायरेक्शन कैसे देते होते थे? डायरेक्शन कैसे देते होते थे? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर कैसे डालते थे? याद है? जैसे देखो बेटा, मैं यहां बता रही हूं, ये मेरे पास एक वेक्टर है कोई भी, इसको मैं कैसे लिखूंगी? एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मैंने A लिख दिया और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या लिख दिया? A कैप। और इसको आप क्या बोलते थे? यूनिट वेक्टर। ठीक है राजे, समझ में आई ये चीज? थोड़ा सा +1 रिवाइज कर लेना बेटा, वेक्टर थोड़े से पढ़ लेना। देखो अब क्या हो गया, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कौन देगा? इसका यूनिट वेक्टर, मतलब R12 कैप। ठीक है, इसी तरह से इसकी डायरेक्शन कौन देगा? R21 कैप, R21 कैप। अच्छा, अब यहीं पे आओ दोबारा से देखो, अगर मैंने A कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूंगी? A वेक्टर डिवाइडेड बाय A। यहां पे भी अगर मुझे R12 कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटे? R12 कैप की वैल्यू कितनी? वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली R21 कैप की वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यही है, ये पिछले साल पढ़ा हुआ था, उसी को हमने यहां पर क्या कर लिया है? यूज कर लिया है। ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी इतनी चीज? डन राजे? अच्छा, अब दोबारा से डायग्राम पे आओ जरा, एक बार फिर से डायग्राम को चेक करते हैं। देखो बेटे, डायग्राम में हमने किसके बारे में पढ़ना है? हमने पढ़ना किसके बारे में है? फोर्स के बारे में सारी चीजें जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करनी है? फोर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो जरा, अब Q1 और Q2 अगर हम मान लेते हैं कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, कोई भी हो सकते हैं, मैं मेंशन कर रही हूं दोबारा से वही चीज कि दोनों की पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, नो इश्यू।
ठीक है, हाँ आगे इसी टॉपिक के एंड में हम करेंगे उस चीज को भी, ठीक है, डोंट वरी। तो अगर मैंने मान लिया कि दोनों अगर सेम पोलैरिटी के हैं, क्या माना, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब अगर दोनों ये पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने कल की क्लास में पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मतलब ये वाला चार्ज इसको दूर धकेलेगा और ये वाला चार्ज इसको दूर धकेलेगा, ऐसा ही होगा, यही मतलब बना ना बेटे इस चीज का। तो जब ये वाला इसके ऊपर धकेल रहा था, मैंने इसका फोर्स इस तरफ बना दिया, नेचुरल सी बात है इसी तरफ बनेगा, ठीक है। और इस फोर्स का नाम क्या लिखा, F21। क्यों, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, यही हो रहा है, 1 चार्ज फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो क्या बोलते हैं इसको, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली ये वाला इसके ऊपर धक्का लगाएगा इस तरफ, ठीक है, तब हम इसको किस तरफ बना देंगे, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटे, ये कुछ ऐसी, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये कुछ इस तरह की, और इसका नाम क्या आएगा, F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, नाम कैसे लिखना है समझ में आ गई होगी ये चीज। आगे चलते हैं, अब इसको लिखवाने की जरूरत है बेटा। मैम हम बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो हमें, है ना, अभी सुन नहीं पा रही हूं मैं आपको, चलो एनीवेज हम लिख लेते हैं। F12 क्या हो गया बेटे, F12 वेक्टर इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है बेटे। सिमिलरली F21 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है रजय, समझ में आ गई मेरी बात इतनी। अब हम फोर्स निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, फोर्स निकालते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। तो मैं पहले F21 निकाल लेती, कुछ भी निकाल सकते हो आप, F12 भी निकाल सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। मैंने F21 निकाला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहना है ना। इसमें भी क्या लगेगा, यहाँ पे K, Q1 Q2 सेम है, Q1 Q2, है ना, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे सिंपल लिख लो इस तरह से जैसे मैंने लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सा आएगा, अब यहां पे देखो, देखो रजे, F21 फोर्स इस तरफ लग रही है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इस तरफ, तो इसको नाम दे देते हैं कुछ A एंड B। किस तरफ लग रही है फोर्स, अलॉन्ग AB प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आप डिस्टेंस कौन सा लोगे, A टू B, A टू B, A टू B कौन है, R12। अगर B टू A लेना होता तो क्या बनता, R21। अब क्या लेंगे, A से B जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटे, उसको हम R12, देखो हमने लिखा है ना, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। अब Q1 से Q2 की तरफ ही जा रहे हैं ना, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो उस वेक्टर को क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर। तो यहां पे क्या बन जाएगा ये, अगर हम यहां से इसको चेक करेंगे तो ये AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी कैसी, अलॉन्ग AB, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बेटे, F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, AB की जगह पे क्या आ जाएगा, अब AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ बेटे, R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये डिस्टेंस हो गया AB बेटे, R12 इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गई इसकी साथ में डायरेक्शन, वेक्टर है ना, हम वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में चलेंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना इसको, कि ये वेक्टर हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता रहा है और ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, R12 कैप, ठीक है रजे, समझ गए मेरी इतनी बात। अच्छा, अब R12 कैप की वैल्यू आपने निकाली, वैसे यहां तक भी लिखोगे चलेगा, पर हम आगे फर्दर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। R12 कैप की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर जो है वो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इस वेक्टर की यहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बनेगा, K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, क्या बन गया बेटे, F21 इज इक्वल्स टू K
Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, इसको अब आप खोल के भी लिख सकते हो R2 माइनस R1, दिस इज ऑल्सो R2 माइनस R1, वो आप लोगों की मर्जी है। अदरवाइज हमारे पास ये आ गया F21। क्या आ गया ये हमारे पास? F21। अब इसी तरह से बेटे देखो, अगर मैं F12 निकालूं, F12 मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रही, हम यहां तक यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो F12 निकालेंगे तो क्या बनेगा? K, Q1 Q2 तो वही सेम है। अब जो डिस्टेंस लेंगे वो किस तरफ आएगा? देखो कौन सा फोर्स लगा रहा है? Q2 किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। किस डायरेक्शन में बेटे? अब इस डायरेक्शन में, मतलब BA। अब AB नहीं, अब किस तरफ? BA स्क्वायर अलॉन्ग BA, अलॉन्ग BA चल रहा है ना ये फोर्स। तो अब R12 की जगह पे क्या आ जाएगा? R21। अब R12 की जगह पे क्या आ जाएगा? R21। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा बेटा? K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, है ना? मीन्स F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है राजा, ये दो रिजल्ट आए हैं हमारे पास। इन रिजल्ट से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दो तो। देखो बेटे, ये जो AB या BA है, देखो ये जो मेरे पास AB या BA है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मतलब ये वाली जो वैल्यू, इतनी ये डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, सेम है, बट इसकी डायरेक्शन अलग अलग है दोनों बार। एक बार डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरी बार डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो वैल्यूज हैं, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है बेटे? सेम, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन इज डिफरेंट। देखो यहां से पता चल रहा है, यहाँ पे R12 कैप और यहाँ पे R21 कैप। तो डायरेक्शन इज डिफरेंट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ? इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो F21 है इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? या इसको और कैसे लिख सकते हो? F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिखो, ये लिखो या ये लिखो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, बट डायरेक्शन कैसी है उनकी? अपोजिट है। ठीक है, कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट। मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसका मतलब ये चीज आपने पहले भी कहीं पढ़ रखी है, क्लास 9th में भी पढ़ा, क्लास +1 में भी पढ़ा। ग्रेविटेशन चैप्टर जब आप कर रहे थे वहां पे आपने, सॉरी ग्रेविटेशन नहीं, न्यूटन के लॉज का चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जब करते थे तब आपने न्यूटन का एक लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखना यहाँ पे वो चीज प्रूफ हो रही है। ये एक्शन था, इसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल और ये अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस बेटे आपस में कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। इट मीन्स कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। यहां लिख देती हूं बेटे मैं, कूलम्स लॉ follows Newton's third law of motion। मोशन का जो थर्ड लॉ है उसको फॉलो करता है। ठीक है बेटे, इतनी बात दिमाग में चली गई? अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी चीज थी। हमने वेक्टर फॉर्म में, देखो रिजल्ट बेटे वही है बट हमने साथ में डायरेक्शंस इंक्लूड कर ली। द ओनली डिफरेंस इज दिस। ठीक है राजे, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जब मैंने बोला था इंटरएक्टिंग फोर्स, तो मैंने बोला था बेटे इंटरएक्टिंग फोर्स का मतलब है कि द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। मींस चार्जेस कैन बी ऑफ द सेम पोलैरिटी एंड कैन बी ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी। दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं आपको ना इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझाती हूँ, जैसा आपको क्वेश्चन आता है। आपसे डायरेक्टली कूलम्स लॉ बहुत कम पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बेटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इफ
there are two charges, if there are two charges Q1 and Q2, find the nature of force between them. उनके बीच जो फोर्स है उसका नेचर फाइंड आउट करो. कब? पहला पार्ट उसने दे दिया बेटे Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड पार्ट दे दिया बेटे Q1 Q2 इज लेस देन 0. ऐसा क्वेश्चन आया हुआ पिछले पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो बेटे, वो कहता है जब Q1 Q2 0 से बड़ा होगा तब फोर्स कैसा होगा, मतलब फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और फोर्स विल बी रिपल्सिव. या Q1 Q2 छोटा होगा तब कैसा होगा. तो हम पहले इसकी बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग. अब Q1 Q2 0 से बड़ा होने का मतलब कि इसका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव. Q1 Q2 greater than 0 means the product of Q1 and Q2 should be positive. अब ऐसा कब होगा? देखो फर्स्ट केस इसमें क्या बनता है, अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, पॉजिटिव. या फिर ये दोनों नेगेटिव हो. अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट में, पॉजिटिव. माइनस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर उसका पॉजिटिव आता है ना, तब भी प्रोडक्ट क्या आया बेटे, इसका पॉजिटिव प्रोडक्ट आया. अच्छा जी, अगर ये तीसरा केस, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तब आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव. मतलब यहां पे 0 से क्या है, छोटा. यहां पे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यहां पे भी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, बट यहां पे Q1 Q2 लेस देन 0 है. समझ रहे हो, यहां वाले में लेस देन 0 बनेगा ना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे. मैंने +5 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, -15. 0 से छोटा बना ना. ठीक है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमारी इसमें कैटेगरी में नहीं आ रहा. इन दोनों को देखो, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, दोनों बार प्रोडक्ट जो है 0 से बड़ा आ रहा है. हमारी ये वाली सिचुएशन जो है वो हमें पता चल गई कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव. अब अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा बेटे, दूर धकेल लेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी क्या होगा, रिपल्शन. तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, रिपल्सिव. फोर्स का नेचर कैसा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव नेचर. ठीक है बेटे, समझ गए मेरी बात. सेकंड भी इसी में सॉल्व हो गया. देखो सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए, लेस देन 0. तो ये तो दो केसेस तो बाहर निकल गए. सेकंड पार्ट में दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, दोनों नेगेटिव तब भी पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव. तो इस वाले में Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसमें भी ग्रेटर देन 0, इसमें क्या है, लेस देन 0. तो सिर्फ ये वाला केस बचा, यही बचा, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं. तो अब देखो इस केस में जब लेस देन 0 आता है तो चार्जेस का नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, अट्रैक्ट करेंगे. तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव. कैसा हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव. बात समझ में आई. आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा उलझा के इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. समझ में आ गया, ये मेरे समझाने का तरीका है आपको. आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी, दिमाग में गई होगी. फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बेटा यू कैन आस्क. ठीक है रजे, आगे चलते हैं. अब हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज बनाते हैं. अभी तक हमने चार्ज का यूनिट नहीं डिफाइन किया. ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज का यूनिट एसआई यूनिट जो है बेटे वो क्या है, कूलम. एसआई यूनिट क्या है, कूलम. और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमारी इस इक्वेशन से, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. कैसे डिफाइन करेंगे,
जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो बाकी चीजों को की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पे हमने माना कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, मतलब दोनों चार्जेस आपस में इक्वल हैं और उनकी वैल्यू कितनी है Q। जो R है वो मान लिया मैंने कितना है 1 मीटर, एंड जो फोर्स है हमारे पास वो कितनी मान ली हमने 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। अब बोलोगे मैम अभी तक तो 1 ही मानते आ रहे थे, ये आपने क्या नया, ये नया नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ आएगा जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब आओ जरा यहां पे आओ, F कितना 9 इंटू 10⁹9, ऐसे सिस्टम की बात हो रही है तो K की वैल्यू कितनी, हमने अभी पढ़ाया मैंने आपको कुछ मिनट पहले, K की वैल्यू ऐसे सिस्टम में कितनी होती है बेटे 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है सॉरी Q अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1। ये दोनों मर गए एक दूसरे के साथ, क्या बचा आपके पास Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हटाओगे तो प्लस माइनस 1, यहां करोगे ना Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 कूलम बन गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसलिए हमने प्लस माइनस भी लगा दिया। तो इसका मतलब ये मैंने 9 इंटू 10⁻9 इसलिए लगाया क्योंकि हम इस पूरी वैल्यू को खत्म करके 1 लाना चाह रहे थे, क्योंकि हम किसको डिफाइन करने वाले हैं 1 कूलम को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप फोर्स को भी बेटे 1 पुट करते तो ये 9 इंटू 10⁻9 इधर आके डिवाइड होता, तो हमारे लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी 1 की मुश्किल हो जाती है, हमें पहले कुछ और वैल्यू आती फिर उससे 1 निकालते, तो हमने क्या कर दिया ये फोर्स ही इतनी पुट कर दी। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज दैट मच चार्ज विच वेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, कहां प्लेस कर रहे हैं हम उसको वैक्यूम में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज वुड रिपेल इट विद द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। क्या बोला मैंने, कुछ समझ नहीं आया ना, देखो क्या कहता है, ये चार्ज वो चार्ज होगा 1 कूलम तब होगा जब वो कहां पे पड़ा है, पहली बात तो वैक्यूम में पड़ा है, ये Q और ये भी Q कहां पड़े हैं दोनों वैक्यूम में, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटे 1 मीटर, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा पाएंगे, ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा, कितनी फोर्स से 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन से रिपेल करेगा, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 कूलम, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 कूलम। तो लिख लो इस चीज को, Q जो 1 कूलम की डेफिनेशन है क्या लिखोगे, 1 कूलम इज दैट मच चार्ज, वो चार्ज है which when placed in vacuum, जब हम उसको वैक्यूम में रखते हैं, at a distance of 1 मीटर फ्रॉम, किससे बेटे 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज would repel it with the force of 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ठीक है रजे, 1 कूलम की ये डेफिनेशन होगी रजे हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है बेटे आगे, इसका सीजीएस यूनिट, चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो याद करने वाली बातें हैं बेटे सारी। इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब ESU शॉर्ट फॉर्म लिखी रहती है, और इसका दूसरा नाम क्या है स्टैट कूलम, जो मैंने पीछे अभी पहले बोला था, और स्टैट कूलम। ठीक है, स्टैट कूलम भी लिख देते हैं हम इसको। अब एक कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है बेटे, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक है बेटे, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक है, ये कहां से आया, ये कहां से आया बेटे, जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सीजीएस सिस्टम में बेटे चार्ज निकालते हैं तो वो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। समझ रहे हो,
तो वहां से हमने मैं निकाल के बता देती हूँ आपको। इन सीजीएस सिस्टम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is equals to 4.8 into 10 raised to power minus 10 stat कूलम। वैसे कितना होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम किसके इक्वल है 4.8 into 10 raised to power minus 10 स्टैट कूलम। यही मतलब बना ना बेटे। ये चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ये चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना। दोनों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, दोनों बराबर होंगे, सिस्टम ही अलग है ना। जैसे मैंने बोला 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वैल्यू तो सेम आएगी। मैंने बोला मुझे 1 kg शुगर दे दो, या मैंने बोला मुझे 1000 ग्राम शुगर दे दो, क्वांटिटी तो मेरे पास उतनी ही आनी है ना। मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, सिर्फ बोलने का वे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहां से हम 1 कूलम के लिए निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे होगा 1 कूलम के ऊपर कितना 4.8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19। ये तो कट के कितना आ गया 3, 16 3 इज द 48। ये जब ऊपर जाएगा तो कितना बन गया 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10, तो था ही, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगी पावर बेटे। कितना आ गया 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 स्टैट कूलम। वही लिखा है मैंने ऊपर, देखो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 स्टैट कूलम। यहां से आया ये। डन बेटा, समझ गए मेरी बात। अच्छा जी अब ये जो सारी बातें, ये जो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है, ये किसके लिए सुनाई है मैंने, वैक्यूम के लिए। किसके लिए सुनाई है, वैक्यूम के लिए सुनाई है। अब जरूरी थोड़ी ना हर बार भाई चार्ज को वैक्यूम में रखेंगे, है ना। ये चीज जरूरी थोड़ी ना कि हर बार जो चार्ज है वो वैक्यूम में रखा जाएगा। चार्ज को बिना वैक्यूम के हम किसी और मीडियम में भी रख सकते हैं, और अगर हमारा चार्ज वैक्यूम में ना होकर किसी और मीडियम में है, देन व्हाट विल बी दी फोर्स, देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ के। फोर्स तो चलो हमें फॉर्मूला पता है, जनरल के इज इक्वल, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट उस टाइम पे के की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना बेटे, हमने मीडियम चेंज कर दिया। और मैंने स्टार्टिंग में बोला जो के है उसकी वैल्यू मीडियम पे और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उस पर डिपेंड करती है। तो अभी उसको छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं उसको और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, थोड़ा सा ध्यान से, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी बेटे छोड़नी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं से भी उठा के आपको ऑब्जेक्टिव में डालेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रीवियस पेपर भी दिखा पाऊं, ठीक है। तो चलो करते हैं बेटे। when the charges are situated in a medium other than फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम या एयर से बिना हमने किसी और मीडियम में जब रखा, देन फोर्स एफ एम लिख देते हैं इसको। एफ एम मतलब किसी और मीडियम के लिए, एफ अकेला मतलब एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटे, के की वैल्यू चेंज होएगी, क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, और किसी और मीडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे, एप्सिलॉन। बाकी का फॉर्मूला तो सारा वही रहेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है बेटे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में आपने चार्जेस को रखा हुआ है, जिस मीडियम में आपने चार्जेस को सिचुएट किया है, ठीक है बेटे। अच्छा, ये तो तब आ जाएगा जब आपने उसको किसी और मीडियम में रखा। अब इससे एक और रिलेशन भी निकल जाता है, वो रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में उस रिलेशन को बेटे यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, अब अगर यही दोनों सेम चार्जेस एयर या वैक्यूम में पड़े होते तब फोर्स कितना होता, मैं लिख देती हूं, द फोर्स between same two charges
हेल्ड एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी नहीं बदला हमने, इन वैक्यूम, अब वैक्यूम में पड़े हैं तो फोर्स कितना होगा बेटे एफ, वही फॉर्मूला हमारा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये बनेगा ना। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, डिवाइड 2 बाय 1, क्या बनेगा, F बाय एफ एम इज इक्वल्स टू, एफ की जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू हो गई। एफ एम की नीचे से यहां से शुरू होएगी ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये सब कुछ, क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ पे 4πε और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, 4π के साथ कट गया, क्या बचा आपके पास, F अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, यहाँ पे एप्साइलन नॉट बचा, यहाँ पे एप्साइलन बचा, क्या बचा, F अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एप्साइलन आर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एप्साइलन आर, या फिर और कैपिटल के डालते हैं डार्क सा करके इस तरह से, कैपिटल के। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है, आर से पता चलता है हमें, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया था क्लास 10th में, उसमें भी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते थे, उसमें आप क्या करते थे, एयर और दूसरे मीडियम को कंपैरिजन करते थे दोनों का, फिर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे। इसी तरह से हमने भी यहाँ पे एयर या वैक्यूम वाले का दूसरे मीडियम के साथ क्या किया है, कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली, और उसकी जो रेशियो है उसको क्या नाम दिया बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं अगले पेज पे लिखती हूँ बेटे इसको, क्या है हमारे पास रिलेशन, F बाय एफ एम इज इक्वल्स टू एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, इसको हमने क्या लिखा, एप्साइलन आर या फिर कैपिटल के, नाम क्या है इसका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसको डिफाइन करना जी, क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ, किस किस की रेशियो है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो परमिटिविटीज की रेशियो, और आप फोर्स की रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इसकी दो डेफिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की है ना बेटा एप्सिलॉन नॉट, और ये मीडियम की है। यह अगर फोर्स की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, इट मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस separated by a certain distance in air or vacuum, in air और vacuum है ये, टू मतलब अब इसकी बात कर रहे हैं, to the force of attraction repulsion between same 2 point charges held the same distance apart in the medium, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, रेशियो है, या तो दो परमिटिविटीज की, कौन कौन सी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम, और फोर्स ऑफ सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन द अदर मीडियम, ठीक है राजे, समझ में आई मेरी बात, डन, दिमाग में चली गई ये चीज। अब इसकी वैल्यू भी मीडियम पे डिपेंड करेगी, क्यों, अब हर बार एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना जब मीडियम चेंज होगा, ये तो सेम रहेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, बट इसकी वैल्यू जैसे चेंज होगी तो इसकी रेशियो भी क्या हो जाएगी बेटे, चेंज हो जाएगी, रेशियो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है राजे, डन। तो अगली क्लास में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ के आना, हम कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक दो टॉपिक्स जो है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको नोट कर लो डाउट की फॉर्म में, और वो डाउट्स अच्छे से जल्दी उसको क्लियर कर लो, ठीक है बेटे।
जब भी क्लास में बैठना है पढ़ के बैठना है, अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने नोट्स साथ साथ में रेडी करते जाना है। ठीक है बेटे, थैंक यू।